हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग। अब हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी सिस्टम को डेवलप करने की प्रोसेस को ऑडिट करेंगे। यानी अब हमारा काम है सिस्टम, SDLC हमने पढ़ा था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज हमने पढ़ ली थी। अब हम जो डेवलप हुआ है सिस्टम या जो डेवलप होता सिस्टम है उसको ऑडिट करेंगे। यानी सिस्टम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हमारा काम स्टार्ट हो गया। यानी कि सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसका भी ऑडिट हो सकता है और जो सिस्टम डेवलप हो चुका है उसका भी ऑडिट हो चुका है, उसका भी ऑडिट किया जा सकता है। तो ऐसा है कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, मतलब सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। प्रोटोटाइपिंग होता है, रेड होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, और भी जो अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज हमने पढ़ी थी, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी पढ़ी थी। यानी हमने पढ़ा था सिस्टम को डेवलप स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी से किया जा सकता है, SDLC से, या अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी से किया जा सकता है। अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी में बहुत सारी मेथोडोलॉजीज थी। प्रोटोटाइपिंग था, रिवर्स इंजीनियरिंग था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट था, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज एन ऑडिटर हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि भाई जो मेथोडोलॉजी यूज हुई है वो सही मेथोडोलॉजी है कि नहीं है। यानी कि जहां सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करनी थी वहां आपने एजाइल डेवलपमेंट तो नहीं कर दिया है। यहां पर प्रोटोटाइपिंग यूज करनी थी, वहां पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड यूज तो नहीं कर दी है। अगर आपने गलत मेथोडोलॉजी यूज की है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। सॉफ्टवेयर किस लिए डेवलप किया जाता है? सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप किया जाता है चीज़ें ऑटोमेट की जाए, कंट्रोल बेटर हो जाए, तो कॉस्ट कम हो, कंट्रोल बेटर हो जाए, सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट कम लगे। दो ही बेसिक रीजंस होते हैं, कॉस्ट कम लगे, एफिशिएंसी बढ़ जाए। और बेसिकली अगर कॉस्ट कम हो रही है तो इस जनरली क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी लेवल पर कॉस्ट कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है। एफिशिएंसी आ रही है तो कॉस्ट कम हो रही है, क्वालिटी आ रही है तो प्रोडक्ट बिकेगा, क्वालिटी यूनिफॉर्म क्वालिटी रह रही है तो प्रोडक्ट की बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो मेथोडोलॉजी यूज हुई है वो सिस्टम के लिए सूटेबल है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, मतलब सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का इंटरव्यू करोगे और उससे पूछोगे भाई ये आपने जो मेथोडोलॉजी सेलेक्ट की कैसे की, क्या रीज़न था, और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि ये ठीक है कि गलत है। अगर गलत है तो आप ऑब्जर्वेशन दे दोगे, सही है तो आगे बढ़ोगे। मतलब आगे तो बढ़ना है ही है, लेकिन ऐसा है कि आप ऑब्जर्वेशन दे दोगे। अगर सही है तो फिर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे, सही प्रोसेस यूज़ हो रही है। तो जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की तरह जब सिस्टम को ऑडिट करोगे, आपने मेथोडोलॉजी वेरीफाई कर ली कि यही मेथोडोलॉजी यूज़ होनी थी। उसके बाद क्या करोगे, आप सब सिस्टम्स को देखोगे, मॉड्यूल्स को देखोगे और देखोगे उसके गोल्स क्या हैं, और फिर उसके बाद देखोगे जो फंक्शनैलिटी है, यूज़र की क्या एक्सपेक्टेशन है फंक्शनैलिटीज़ के रिगार्डिंग। यानी कि आप देखोगे कि जो मॉड्यूल्स हैं, AP, AR, इन्वेंट्री, कौन से मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। अगर मान लिया सपोज एक फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा है तो उसमें कई मॉड्यूल्स हो सकते हैं, AP, AR, GL, इन्वेंट्री हो सकती हैं। तो सब सिस्टम को आइडेंटिफाई करोगे, उनके मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनके गोल्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनके यूज़र फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करोगे। तो ऑडिटर इन सब चीज़ को खुद आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो एनालिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई इनको क्रॉस चेक करो और डिटेल्स को आइडेंटिफाई करो। तो एक बार डिटेल्स आइडेंटिफाइड हो जाती हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या कंट्रोल्स होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, आप एनालिस्ट के पास जाओगे और एनालिस्ट से क्रॉस चेक करोगे कि भाई कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन से सब सिस्टम्स हैं,
क्या इनका गोल्स है, यूज़र फंक्शनैलिटीज़ के क्या एक्सपेक्टेशन है, यूज़र्स के फंक्शनैलिटीज़ के टर्म्स में क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसी के अनुसार आप ये देखोगे कि कौन से कंट्रोल्स लगने चाहिए थे और वो कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यूज़र की फंक्शनैलिटी, अगर वो ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहता है तो कई बार क्या होता है कि उसको ज़्यादा एक्सेस राइट्स देने पड़ते हैं, और ज़्यादा एक्सेस राइट्स देने पड़ते हैं तो कंट्रोल्स, वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल्स होनी चाहिए। मतलब आप ये देखोगे, जो दूसरा चीज़ आप ये देखोगे, कंट्रोल रिस्क के कमेंसरेट होने चाहिए। जितना यूज़र फंक्शनैलिटी ज़्यादा जाएगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा, और जितना रिस्क बढ़ जाएगा उतने कंट्रोल्स चाहिए होंगे। तो बेसिकली आप रिस्क को रिव्यू करोगे और ये देखोगे सिस्टम कैसा है। बैंकिंग सिस्टम है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, ड्रग कंपनी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। तो आप रिस्क एनालिसिस जब आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। मतलब उसने स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगी तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होगा, रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंट होगा। तो आप रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंट मंगाओगे एनालिस्ट से, उसका इंटरव्यू लोगे, आप कहोगे जी रिस्क क्या क्या है ये बताओ, और वो देखोगे सारे के सारे रिस्क इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। और आप ये चेक करोगे कि जो कंट्रोल्स उस रिस्क के कमेंसरेट हैं कि नहीं है। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि भाई मेथोडोलॉजी सही यूज़ की है कि नहीं है। एक बार आपको कंफर्म हो गया मेथोडोलॉजी सही है कि नहीं है, तो फिर आप एनालिस्ट के पास गए और उससे पूछा कि भाई कौन से सब सिस्टम से, मॉड्यूल्स कौन से हैं, गोल्स कौन से हैं, किस गोल्स के लिए ये बनाया गया है, और यूज़र की फंक्शनैलिटी के रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मांगा, उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू किया। उसके बाद देखा कि कौन से कंट्रोल्स चाहिए, उसके बाद देखा कंट्रोल्स रिस्क के कमेंसरेट हैं कि नहीं है, कि रिस्क जो आइडेंटिफाइड रिस्क हैं। और रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप रिस्क एनालिसिस करोगे, और या फिर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, एनालिस्ट ने रिस्क एनालिसिस किया होगा, उस डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे और देखोगे सारे रिस्क कवर किए गए हैं कि नहीं किए गए। और रिस्क कवर कैसे होंगे, कंट्रोल्स के थ्रू होंगे। यानी कि रिस्क को रिव्यू करोगे और रिस्क को रिव्यू करने के बाद कमेंसरेट कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं ये देखोगे। इसके बाद हमारी डिज़ाइन प्रोसेस आ जाती है। तो आप डिज़ाइन टीम के पास जाओगे, मतलब उस एक तो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगा, अगर मान लिया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही है, नहीं है तो डिज़ाइन तो बनेगा ही बनेगा। कई चीज़ें हैं जैसे प्रोटोटाइपिंग वगैरह है, तो उसमें उतना आपको ये पता नहीं क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या एग्जैक्ट डिज़ाइन होनी चाहिए, पर एक मतलब इंटरमीडिएट डिज़ाइन तो होगा ही होगा, एक डिज़ाइन टीम तो होगी होगी। तो आपको ये पता करना पड़ेगा डिज़ाइन टीम से कि भाई कंट्रोल मेजर्स आपके डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट हैं कि नहीं है। आप डिज़ाइन टीम के पास जाओगे और उन्हें एडवाइस करोगे कि भाई ये कंट्रोल मेजर्स इनकॉर्पोरेट करो। और दूसरी बात ये है, यूज़र्स को भी कन्विंस होना चाहिए। आप मतलब आप मैनेजमेंट से कहोगे कि यूज़र को ट्रेन करो या यूज़र की एजुकेशन करो, भाई उसको कन्विंस करो कि ये कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़र को कई बार क्या होता है, कंट्रोल मेजर आप कन्विंस नहीं करते हो तो यूज़र ज़्यादा फंक्शनैलिटी मांगने लगता है। यूज़र को जब एग्जैक्टली पता होता है कि ये फंक्शनैलिटी हम क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको पता होता है, उसको लॉजिक अगर पता है कि नीड टू नो बेसिस में चीज़ें काम कर रही हैं, तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं उस चीज़ को आपको दिया नहीं जा रहा है। तो बेसिकली जो यूज़र होगा वो भी कन्विंस्ड होना चाहिए, यूज़र एक को कन्विंस्ड होना चाहिए, यूज़र की एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने रिकमेंडेशन दी है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये आप देखोगे कि जो आपने रिकमेंडेशन दी है डिज़ाइन टीम को रिस्क के रिगार्डिंग, कंट्रोल्स के रिगार्डिंग, मतलब ऑडिटर बेसिकली क्या देखेगा, सही तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और रिस्क के कमेंसरेट कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, कॉस्ट जितनी लगनी थी उतनी लग रही है कि नहीं लग रही है, और जो सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा था, होना चाहिए था, वो सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। तो उसे कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई जो उसने रिकमेंडेशन दी है वो इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं है। ये भी ऑडिटर का ही काम है कि एक बार रिकमेंडेशन दे दी और वो रिकमेंड नहीं हुआ
तो सिस्टम आधा अधूरा बन के निकलेगा, उसमें कंट्रोल लैक्स होंगे। तो ऑडिटर को हो सकता है डिजाइन प्रोसेस को देखना पड़े, उसको मॉनिटर करना पड़े। उसके बाद उसे एक चीज और देखनी पड़ेगी, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल गोल मीट आउट करता है कि नहीं करता है। मतलब यहां पर ऐसा होता है, एक चीज होती है गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब एम्प्लॉय के गोल्स क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मीट आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी स्टाफिंग में है, यानी टेम्परेरीली आदमी चाहिए, तो उसे ऐसे बंदे चाहिए जो कुछ दिन काम करें और फिर चले जाएं, खुद ही चले जाएं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से बंदे का गोल मिलता है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म बंदे चाहिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर स्किल्स के बंदे चाहिए होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अगर बंदे के गोल से मिल रहे हैं, यानी एम्प्लॉय के गोल से मीट आउट कर रहे हैं, तो उसे गोल कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। यहां पर भी उसी तरीके की चीज चाहिए होती है कि सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहिए। सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं इसे। सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट आउट करना चाहिए। इसके बाद आप क्वालिटी ऑडिट करोगे। मतलब अगर मान लिया सपोज आपने कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, वो सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से डेवलप कर रहा है, आप उसको रिव्यू करोगे और डिलीवरेबल्स की क्वालिटी देखोगे। आप देखोगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी है कि नहीं है। अगर एक सिस्टम बन रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट की एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी। तो वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, पर्टिकुलर स्टेज तक तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो तैयार हुआ है तो उसके अनुसार काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसे कहते हैं क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट क्या करता है? क्वालिटी ऑडिट ये देखता है कि जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर से, जिस क्वालिटी के साथ सिस्टम डेवलप होना चाहिए, उस क्वालिटी के साथ सिस्टम डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। और पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। सबसे पहले आप देखोगे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉक्यूमेंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, जो जितने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उतने डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन है तो वो डॉक्यूमेंटेशन किस स्टेज में जनरेट हुई है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन सही स्टेज में जनरेट हुई है तो क्या सिस्टम उस डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार बना है कि नहीं बना है। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो क्वालिटी ऑडिट आपका कंप्लीट है। सिस्टम क्वालिटी के साथ एक रीजनेबल लेवल की क्वालिटी अपने आप सिस्टम में आ जाएगी, एक रीजनेबल लेवल का डिसिप्लिन अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद आप चेंज मैनेजमेंट को ऑडिट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट प्रोसेस को चेंज करना, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? पहले तो मैनेजमेंट बिना अप्रूवल के चेंज नहीं होना चाहिए, और चेंज हो जाए तो सिस्टम बड़ी जल्दी चेंज हो जाना चाहिए। मतलब सिस्टम की प्रोसेसेस हो, अगर वो प्रोसेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में जाते हो, लाइट जलाते हो, तो जब लाइट ऑफ है तो ऑफ है, वो अपने आप ऑन नहीं होती है, और जब ऑन होती है तो ऑन हो जाती है, कोई ज़्यादा पावर नहीं लगती है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स हैं। अगर ऑफ है तो ऑफ होना चाहिए, ऑन है तो ऑन होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर चेंज नहीं, अगर सिस्टम है तो वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट की अप्रूवल आ गई, चेंज करने की अप्रूवल आ गई, तो क्विकली चेंज होना चाहिए। जब तक चेंज नहीं होना है तब तक नहीं होना चाहिए, और जैसे ही चेंज होना है वैसे ही हो जाना चाहिए। तो आप चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस देखोगे, और अगर चेंज है तो आप ये देखोगे इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है कि नहीं है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, चेंज ही नहीं होता है। लोग इतनी प्रोसेसेस बना के रखते हैं कि चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब प्रोसेसेस अप्रूवल्स लेना बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक बार अप्रूवल ले ली गई तो उसके बाद सिस्टम को आगे बढ़ाना और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का होना चाहिए कि चेंज डिफिकल्ट है, मतलब अप्रूवल्स के बिना चेंज नहीं हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार अप्रूवल हो गई तो एफर्टलेसली चेंज होना चाहिए। मतलब एक बांध है, बांध में पानी ऊपर जाता जा रहा है, भरता जा रहा है। सपोज बांध
जब तक पानी को रोक रही है तो रोके रहना चाहिए। लेकिन एक बार डिसाइड हो गया कि बांध के गेट खुलने हैं और बांध के गेट खोल दिए मैनेजमेंट ने, तो ऐसा नहीं पानी वहीं रुक जाए, पानी फिर बहना चाहिए जिस स्पीड से उसे खोला गया है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप ये सोचिए कि बांध है, बांध का दरवाज़ा खुल जाता है कई बार और पानी वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लोग उसको रोके रखते हैं पानी को। वो कहते हैं बांध का दरवाज़ा खुल गया, फिर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही एक ह्यूमरस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि चेंज मैनेजमेंट की क्या प्रोसेसेस हैं और वो चेंज उन प्रोसेसेस के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर अगर चेंज की प्रोसेसेस पूरी हो गई तो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है कि नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन स्पीडीली होता है कि नहीं है, उतनी स्पीड से होता है कि नहीं है। तो इसके बाद आती है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज। क्वालिटी वगैरह चेंज कर लिया आपने, क्वालिटी वगैरह चेक कर ली, रिस्क वगैरह चेक कर लिया, कंट्रोल चेक कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है चेक कर लिया, चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स वगैरह चेंज कर लिए कि नहीं कर लिए, सिस्टम तैयार होकर खड़ा हो गया। इसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज आ गया। तो क्या होता है कि इसमें एक बार सिस्टम बन गया तो कंपनी चली जाती है। मतलब मैंने बोला कि दो टाइप की, जब सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तो एक कंपनी सिस्टम को डेवलप कर रही होती है और एक कंपनी सिस्टम के लिए, जिसके लिए सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, वो जो डेवलप कर रही होती है वो इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी या उससे छोटी कंपनी का, और बहुत छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं, उन जैसी कोई कंपनी होती है जो डेवलपर कंपनी होती है, और एक यूज़र कंपनी होती है जो यूज़ करेगी उसको। तो एक बार सिस्टम डेवलप हो गया तो ये जो डेवलपर कंपनी है ये सीन से गायब हो जाती है, इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम या डिलीवरी टीम खत्म हो जाती है। आपका सिस्टम आपको दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, बाय बाय। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी कि सिस्टम को बाद में इम्प्लीमेंट करें या उसको अपग्रेड करें। लेकिन क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और डिलीवरी टीम नहीं होती, और चूंकि ये नहीं होती है तो ऑडिटर के पास बड़ा रोल होता है सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए। वो देखेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, यानी कि आप देखोगे कि भाई इफेक्टिवनेस, सिस्टम को इफेक्टिव बनाए रखने के लिए, क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है। हमने पढ़ा था मूर्स लॉ, गॉर्डन मूर्स की मूर्स लॉ है, जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर के एरिया में एक्सपोनेंशियली चेंज आ रहा है। 2 4 8 16 32 64 124 250 1000 2000 4000 8000 16000 32000 64000 1 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख 16 लाख 32 लाख, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं। तो इसे, इन एक्सपोनेंशियल चेंजेस को मूर्स लॉ कहा जाता है। मूर्स लॉ मतलब 18 महीने में कंप्यूटिंग पावर डबल हो जाती है, और ये पिछले 50 सालों में देखा गया। पिछले 50 सालों से कंप्यूटिंग पावर डबल होती चली जा रही है। तो टेक्नोलॉजी क्योंकि बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, नई तरह के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नई तरह के रिस्क पैदा हो रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन होने के बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ऑडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटर क्या करेगा, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स को रिव्यू करेगा, एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, मतलब जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। क्योंकि जो डेवलपर कंपनी होगी, जो जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, वो एक डॉक्यूमेंटेशन दे जाएगी आपको कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है मेंटेनेंस के लिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फेज में। यानी एक बार सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया तो ये चीज़ें करनी है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। तो ये ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंट्रोल्स कमज़ोर हैं तो उनका सिस्टम में गलत इफेक्ट आ सकता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो ऑडिटर को मेंटेनेंस प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। हर बार आए, देखे कि क्या क्या जो पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखे, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज के डॉक्यूमेंटेशन देखे, और देखे कि वो उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा ऑडिटर को मेंटेनेंस फेज में प्रोडक्शन सोर्स इंटेग्रिटी देखनी पड़ेगी। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है,
वो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए, जो उसके लॉजिक्स हैं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं कर दिए। तो प्रोडक्शन सोर्स इंटेग्रिटी देखनी पड़ेगी। तो ब्रॉडली ये चीजें हैं जो ऑडिटर को, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ऑडिट करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का रोल सिस्टम डेवलपमेंट, एक्विजिशन और मेंटेनेंस करने में, यानी सिस्टम को डेवलप करने में उसको, या अगर आप सिस्टम एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसमें, और उसको मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें क्या उसका रहेगा। और ये हमने देखा कि कोई भी मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है, मतलब एजाइल डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइपिंग है, आपकी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो मोटे तौर पर ऑडिटर क्या काम करेगा, किस तरह से ऑडिट करेगा। अब हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कैसे ऑडिट करेगा। हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ी थी और हमने ये जाना था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी और उसमें फेजेस होते हैं, फिजिबिलिटी स्टेज से लेकर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फेज तक। फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट ऐसे एनालिसिस होगा, फिर डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन फेज होगी, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यानी ये फेजेस हैं और इन फेजेस में हर फेज, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है तो हर फेज का ऑडिट होना है, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो स्पीडीली आप डेवलप करोगे, तो उसमें कई फेजेस नहीं होंगी, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि सारी की सारी फेजेस से गुजरा जा रहा है कि नहीं गुजरा जा रहा है, हर फेज के डॉक्यूमेंटेशन रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग है, प्रोटोटाइपिंग में आपको फाइनल ऑब्जेक्टिव पता होता है, ये पता नहीं होता कि इनपुट क्या होगा, कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो वहाँ पर आप जब ऑडिट करते हो डिफरेंट तरीके से करते हो, लेकिन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, उसमें आपको हर एक चीज़ पता होती है, हर स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या करना है, किस तरीके से सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, डिज़ाइन क्या होगा, सारे स्टेप्स में पता चल जाती हैं। आगे के स्टेप्स में जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल जाते हैं, स्कोप पहले ही से फ्रीज हो जाता है। तो आप ऑडिट करोगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली हमारी स्टडी कहती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को सारे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेज को रिव्यू करना चाहिए। तो हमारी स्टडी कहती है कि फिजिबिलिटी स्टडी हमने पढ़ा था वो एक फेज़ है, सिस्टम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एक फेज़ है, सॉफ्टवेयर अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो वो एक फेज़ है, डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग का फेज़ है, टेस्टिंग का फेज़ है, इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है, और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस का एक फेज़ है। और उसके अलावा सिस्टम को चेंज करोगे या प्रोसेस माइग्रेशन करोगे, प्रोग्राम माइग्रेशन करोगे, ये सारे स्टेप्स हो सकते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टडी में दी गई है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी दी गई है। फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में हमने जाना था कि फिजिबिलिटी स्टडी में जो विप्रो इन्फोसिस जैसी कंपनी है वो यूज़र मैनेजमेंट के पास आती है। यूज़र मैनेजमेंट कहता है कि भाई यूज़र कंपनी के पास आती है, वो कहती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सॉफ्टवेयर बनाना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं कि जी टैली शैली में अब काम नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, कई जगह सिस्टम बढ़ गया। तो वो बुलाते हैं लोग, मतलब विप्रो इन्फोसिस इस जैसी कंपनी को ईआरपी इंप्लीमेंट करो या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करो। तो विप्रो इन्फोसिस इसके बंदे आते हैं, हायर लेवल ऑफ टीम आती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम आती है, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह आते हैं, वो आते हैं और फिर उसके बाद मैनेजमेंट टीम के साथ बैठते हैं और उन्हें समझाना स्टार्ट करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी फेज को रिव्यू करते हैं, मतलब वो ये देखते हैं कि सिस्टम फिजिबल है कि नहीं है। तो ऑडिटर फिजिबिलिटी स्टडी फेज में क्या करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी फेज में फिजिबिलिटी का ऑडिट करेगा। तो फिजिबिलिटी का कैसे ऑडिट करेगा, फिजिबिलिटी स्टेज में क्या होता है, हमने ये पहला ऑब्जेक्टिव बनता है, पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बनता है, फिर स्कोप बनता है और फिर उसकी फिजिबिलिटी की जाती है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, अब आप फिजिबिलिटी स्टडी की ऑडिट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये देखोगे प्रॉब्लम जो है
उसको प्रिसाइजली डिफाइन किया गया है कि नहीं किया है, सारे स्टेक होल्डर्स ने प्रिसाइजली डिफाइन किया है कि नहीं किया है। मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या एक नया सिस्टम क्रिएट होना है या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है पुराने सॉफ्टवेयर में, तो उसको प्रिसाइजली डिफाइन किया गया है कि नहीं किया है। अगर प्रॉब्लम डिफाइन नहीं किया गया है तो इसका मतलब फीजिबिलिटी स्टडी को के स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि जब प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं किया गया है तो लास्ट मोमेंट में हो सकता है जब सारा सिस्टम तैयार हो जाए तो यूज़र मैनेजमेंट कहे भाई ये तो हमने तो ये बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ये दूसरा था। तो यानी कि आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है, प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करना होगा और आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से आप डिफाइन करोगे। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। जब आप फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी होगी तो एज एन ऑडिटर या हो रही होगी तो आप कहोगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कहाँ पर प्रॉब्लम डिफाइन की गई है और क्या सारे स्टेक होल्डर्स की इसमें सिग्नेचर्स हैं, क्या सबको समझ में आ चुका है, क्या कोई प्रेजेंटेशन दी थी प्रॉब्लम डेफिनेशन जब फाइनल हुई तो क्या जो आपका डेवलपर है उसने कोई प्रेजेंटेशन दी थी कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में आ गया है। दूसरा आप ये देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसकी जेन्युइन नीड है कि नहीं है। मालूम पड़ा नीड ही नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आप ये देखोगे कि जेन्युइन नीड है कि नहीं है उस सॉल्यूशन की नीड। उसके बाद आप ये देखोगे अल्टरनेट सॉल्यूशंस कंसीडर किए गए थे कि नहीं किए गए थे। मतलब फीजिबिलिटी स्टडी जब आप हो रही थी तो एक सिंगल सॉल्यूशन दिया गया था कि मल्टीपल सॉल्यूशंस दिए गए थे और उन पर विचार हुआ था। यहां तक कि जब आप किसी बंदे को बुला रहे हो, मालूम पड़ा किसी कंपनी को बुला रहे हो, विप्रो इन्फोसिस को बुला रहे हो, वो SDLC स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करते हैं, लेकिन आप उनसे बोलते हो हमें प्रोटोटाइपिंग अप्रोच चाहिए। प्रोटोटाइपिंग अप्रोच एक अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलपमेंट मेथड है। तो आप देखोगे कि अल्टरनेटिव मेथडोलॉजीज एक्सप्लोर की गई थी कि नहीं की गई थी और किस बेसिस पर सॉल्यूशन चूज किया गया था। तो फिजिबिलिटी स्टडी में बेसिकली प्रॉब्लम डेफिनेशन है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस आपने सोचे कि नहीं सोचे और किस बेसिस पर आपने उस सॉल्यूशन सोचा वो किस बेसिस पर सोचा। इसके अलावा फिजिबिलिटी स्टडी में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप क्या देखते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो यानी कि आपने ये देखा कि प्रॉब्लम की एक्सटेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट होगा और इनपुट्स की क्या थे फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करने के। हमने कहा कि सिस्टम फीजिबल है या नॉन फीजिबल है, तो कैसे हमने डिसाइड किया। उसके अलावा आप रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी देखोगे। फीजिबिलिटी जब तक आपने ये डिटरमाइन नहीं किया कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और टेक्नोलॉजी क्या है। भाई रिक्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की, इन हार्डवेयर की, इन सॉफ्टवेयर की, या कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हो जो उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करती हो। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी सजेस्ट की गई है वो वायबल है कि नहीं है। मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में जाने से पहले, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर क्या है, ये कहा जा सकता है कि भाई हमें आगे सिस्टम नहीं चलाना है। कई बार क्या होता है सॉल्यूशन फिजिबल नहीं होता, कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता है, कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी 4 साल दूर होती है तब को जाके कॉस्ट इफेक्टिव होगी, या कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी आई नहीं होती। तो आप
टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करोगे। टेक्नोलॉजी का एनालिसिस कैसे करोगे? ये एनालिसिस करा होगा, सिस्टम जो टीम है उसने किया होगा, मैनेजमेंट टीम और जो आपका डेवलपर टीम है वो साथ बैठी होगी, उन्होंने एनालिसिस किया होगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। आप देखोगे उस डॉक्यूमेंटेशन को कि इन्होंने रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया है कि नहीं किया है, और टेक्नोलॉजी जो प्रपोज हुई है उसका एनालिसिस किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे। जनरली क्या होता है, कॉस्ट अंडरस्टेट की जाती है और बेनिफिट्स ओवरस्टेट किए जाते हैं। यानी कि एक विप्रो इन्फोसिस जैसी स्टैंडर्ड कंपनी तो नहीं, अगर छोटे डेवलपर्स आपके पास आते हैं तो वो क्या करेंगे, कॉस्ट कम बोलेंगे और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बताएंगे। कॉस्ट अगर वो ठीक भी बताएं तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बता देते हैं कि इसके ये बेनिफिट्स हो गए। तो आप ये देखोगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं, बेनिफिट्स के आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन में इनएक्यूरेसी तो नहीं है। तो ऑडिटर ये देख सकता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी फीजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर हम ये देखेंगे प्रॉब्लम सही तरह से डिफाइन है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, स्कोप डिफाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हम कंपनी में जाएंगे और कहेंगे सारे डॉक्यूमेंटेशन दीजिए फीजिबिलिटी स्टडी के, ऑब्जेक्टिव्स जहाँ पर डिटरमाइन हुए हैं वो दीजिए, मीटिंग जो बैठी हुई मैनेजमेंट टीम और उनकी टीम की जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स दीजिए। तो उसके बाद फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होगी। एक बार आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मिल गए तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप है, फीजिबिलिटी स्टडी सही तरीके से की गई कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी है कि नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का ऑडिट कैसे होता है। ये तो थी फीजिबिलिटी स्टडी का ऑडिट। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अगर मान लिया सपोज सिस्टम फीजिबल हो गया तो सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है डेवलपर टीम को, एग्रीमेंट बन जाता है, तो रिक्वायरमेंट डिफाइन की जाती है। अब सिस्टम आगे बढ़ेगा, अब ये कंफर्म हो जाता है कि सिस्टम बनाया जाएगा। हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिया, स्कोप बना लिया, प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है ये दे दिया। तो ब्रॉडर वे में हमें ये पता चल गया कि हाँ ये जो है सिस्टम बन सकता है, कॉस्ट सेविंग है, क्वालिटी बढ़ा सकता है या ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को मीट आउट कर सकता है। तो अब हम रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे, एक एक रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे। और जब हम रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे तो ऑडिटर का क्या काम होगा, रिक्वायरमेंट को ऑडिट करना। जैसे फीजिबिलिटी स्टडी में ऑडिटर को का काम था कि फीजिबिलिटी स्टडी को सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है उसको ऑडिट करना। थैंक्स।